11th ऑफ फरवरी, जी हाँ 11 फरवरी आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट डेट है क्योंकि इस दिन है आपके HCS का प्रीलिम्स। अब अगर आप एक बार HCS का सिलेबस कर चुके हो और बस रिवीजन अच्छे से करना चाहते हो तो आपकी हेल्प करने के लिए हम लेके आए हैं HCS 2023 रिवीजन बैच। इसमें हम आपके पूरे सिलेबस की रिवीजन करवाएंगे और मोर देन 5000 MCQs की प्रैक्टिस करवाएंगे। MCQ स्टैटिक पोर्शन से भी होंगे, करंट अफेयर से भी होंगे और हरियाणा जीके से भी होंगे। तो अगर आप प्रॉपर रिवीजन करना चाहते हो, HCS प्रीलिम्स क्लियर करना चाहते हो तो हमें इस नंबर पे कांटेक्ट करो। वी विल हेल्प यू आउट और आपकी रिवीजन प्लानिंग हम आज से ही स्टार्ट करवा देंगे। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। Hello and welcome to Chetan Bharat Learning, and also welcome to the daily current affair based MCQ series, जिसमें हम अभी कवर कर रहे हैं अक्टूबर मंथ के करंट अफेयर्स को। Let's begin with the very first question, and that is based on Nobel Prize for Medicine 2023. So consider the following statement regarding the Nobel Prize for Medicine 2023. The very first, the prize is awarded to Kathleen Karaoke and Drew Wiseman. So पहली बात तो ये प्राइज किनको दिया गया है, और दूसरा, इट इज गिवन फॉर द ग्राउंड ब्रेकिंग वर्क ऑन द डेवलपमेंट ऑफ DNA बेस्ड वैक्सीन फॉर कोविड-19। देखिए, इस बार का जो नोबेल प्राइज इन मेडिसिन दिया गया है वो दिया तो यही गया है कि जिस साइंस के ऊपर कोविड-19 की वैक्सीन बेस्ड थी, और पाने वाले यही लोग हैं। तो पहली स्टेटमेंट तो करेक्ट। सो कैटलिन कैरियोको याद कर लीजिएगा, साथ में ड्रू विजमन, तो ये दो नाम आप याद कर लें। नोबेल जितने भी प्राइज बाकी कैटेगरी में दिए जाते हैं उससे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने की उम्मीद रहती है। देन लेकिन यहाँ पर कैच क्या है? सो ये ग्राउंड ब्रेकिंग वर्क जो हुआ है डेवलपमेंट ऑफ वैक्सीन, इट इज नॉट DNA बेस्ड। तो यहाँ पर कैच है, ये वर्ड इस स्टेटमेंट को गलत करार दे देता है। बेसिकली ये जो रिसर्च है ग्राउंड ब्रेकिंग वो mRNA के ऊपर की गई है, मैसेंजर RNA जिसको कहा जाता है। अब मैसेंजर RNA क्या करता है? ये DNA से जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करता है और सेल के अंदर जो प्रोटीन मेकिंग मशीनरी होती है उस तक पहुंचाता है। सो इस टेक्निक के आधार पर बेसिकली पैथोजन से कुछ, जैसे अब हम कोविड की बात कर रहे हैं तो जो वायरस है उसके कुछ स्पाइक प्रोटीन्स उठाए गए सिंथेटिकली, और फिर जब उसको ह्यूमन बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है तो सेल की जो प्रोटीन मेकिंग पोर्शन है, मशीनरी है सेल का, वहां तक इंफॉर्मेशन पहुंचती है, फिर वो फर्दर प्रोटीन मेकिंग करता है और एंटीबॉडीज बनने का काम होता है। तो इसलिए बेसिकली DNA बेस्ड नहीं है, बस इतना याद रखिएगा, mRNA बेस्ड ये ग्राउंड ब्रेकिंग वर्क है जिस पर फर्दर कोविड-19 वैक्सीन डेवलप की गई हैं। सो आवर आंसर विल बी, ओके, 1 is correct and 2 is wrong, only 1 is our answer A. Then we move to consider the following statement regarding the Global Innovation Index 2023. So, जब भी हम किसी इंडेक्स की बात करते हैं करंट अफेयर के MCQ के लिए, तो 4-5 चीजें तो हमें, जो भी आप इंडेक्स पढ़ रहे हैं वो अच्छे से याद करने। जैसे पहला, पब्लिशिंग एजेंसी कौन सी है, उसके बाद में जिस भी टारगेट को लेकर वो इंडेक्स बनाया जा रहा है तो उसके बारे में पता करने के साथ साथ पैरामीटर्स क्या हैं, किन पिलर्स के आधार पर वो इंडेक्स तैयार किया जाता है, और फिर किसने टॉप किया, कौन पीछे रह गए, या फिर खासकर इंडिया की परफॉर्मेंस क्या है इंडिया की, और ट्रेंड भी नोट किया करें कि इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग परफॉर्मेंस है। हियर वी कम विद द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के दुनिया भर के जो कंट्रीज हैं, टेरिटरीज हैं, तो यहाँ पर इनोवेशन को लेकर साइंस एंड टेक, इंडस्ट्री, इन सब में इनोवेशन को लेकर क्या प्रयास किए जा रहे हैं, उसके क्या आउटपुट या आउटकम्स आ रहे हैं। हियर वी कम, इट इज रिलीज्ड बाय WIPO, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। Yes, it is correct. WIPO इसको पब्लिश करता है। Then India ranks 40 out of 130 countries. 132 मुल्कों को रैंक दिया गया और उसमें 40वें रैंक पर इंडिया है। Correct it is. And then comes Switzerland top the index. So US, जापान या साउथ कोरिया नहीं, क्या स्विट्जरलैंड टॉप किया है? Yes, it is a correct option. So here we come. All 3 above are correct option. याद रखें, WIPO जो ये इंडेक्स जारी करता है, तो डिफरेंट पैरामीटर्स के आधार पर कि कंट्री के अंदर मान लीजिए कि इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी क्या है, R&D के ऊपर कितना खर्च किया जा रहा है, और इंडस्ट्रियल इनोवेशन कितनी है, और जो इनोवेशन यहाँ पर हो रही है उसकी अडेप्टेबिलिटी क्या है, आउटपुट आउटकम क्या है,
ऐसे पैरामीटर्स पर कंट्री को रैंक करते हैं। और इस बार टॉप किया गया है स्विट्जरलैंड के द्वारा, फॉलोड बाय स्वीडन है, यूएस है, यूके है। इस तरह की कंट्रीज इसमें आपको टॉप परफॉर्मिंग मिल जाएंगी। इंडिया एट 40th रैंक। देन वी कम टू consider the following statement regarding MS Swaminathan Sahab. So, he is known as the father of green revolution in the world. And then it comes to, he received Bharat Ratna Award in 1992. We move to the next. Consider the following statement regarding MS Swaminathan Sahab. He is known as the father of green revolution in the world, and second, he received Bharat Ratna Award in 1992. So here we come के MS स्वामीनाथन जी का नाम हम ज्यादातर ग्रीन रेवोल्यूशन से ही अटैच होकर पढ़ते हैं, बट ही वॉज कंसिडर्ड फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया एट द वर्ल्ड स्टेज। इस खिताब से नॉर्मन बार्लो साहब को नवाजा जाता है। मैक्सिन साइंटिस्ट थे जिन्होंने वो हाई यील्ड वैरायटी सीड्स, मैजिक सीड्स वो डेवलप करने का काम किया था। देन तो पहला ऑप्शन वर्ल्ड की वजह से गलत हो गया, इंडिया होता तो हम सही कर देते। देन इट कम्स टू, ही आल्सो रिसीव्ड द भारत रत्न अवार्ड इन 1992। अनफॉर्चुनेटली ये भारत रत्न अवार्ड नहीं मिला था। हाँ, ये जरूर सच है कि बाकी जो हमारे सिविलियन अवार्ड्स हैं वो सारे रिसीव किए थे उन्होंने, और पद्मश्री भी, पद्म भूषण, पद्म विभूषण भी मिला था। और अपार्ट फ्रॉम दैट के इंटरनेशनल एक्लेमेशन के भी बहुत सारे अवार्ड इन्होंने रिसीव किए थे। भारत रत्न अवार्ड नहीं मिला है। सो सेकेंड ऑप्शन इज also incorrect. Here we have to find the incorrect one, so both C is our answer. We move to, which of the following international airport in India was recently awarded in its unique letter code DXN by IATA, that is International Air Transport Association. So किसको ये एक यूनिक कोड मिला है? The options are नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश, then IGI Indira Gandhi International Airport in New Delhi, then it comes to Bagdogra International Airport West Bengal, or none of the above. So here we come, एक तो सीधा फैक्चुअल क्वेश्चन है तो आप याद कर लें इसको। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो उत्तर प्रदेश के जेवर में, जेवर या जेवर जो इसको प्रोनाउंस करते हैं, वहां पर ये बेसिकली पड़ता है। तो इसको रिसेंटली DXN कोड मिला है। Here also the D stand for Delhi and X stand the N stand for नोएडा, एंड X जो है वो ये है कि भाई दिस इज के ग्लोबली, यहां से ग्लोबल कनेक्टिविटी है, तो दैट हाउ गॉट द DXN. नाउ वी मूव टू आंसर ऑब्वियसली द A, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट. नाउ वी कम कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट समाखा सराखा ट्राइबल फेस्टिवल. It is being celebrated majorly in Odisha state. Then it is considered to be the second largest fair in India after Kumbh Mela. देखिए जितने लोग यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं तो हाँ, इसको सेकंड टू कुंभ मेला भी माना जाता है। इतने बड़े लेवल पर इसका आयोजन किया जाता है। लेकिन परेशानी यहाँ ये कि ओडिशा स्टेट के अंदर नहीं सेलिब्रेट किया जाता है। सो यहाँ पर ये जो 4 दिन का फेस्टिवल है तेलंगाना स्टेट के अंदर, सो तेलंगाना में भी जो सेकंड लार्जेस्ट ट्राइबल कम्युनिटी है कोया, ये कम्युनिटी बेसिकली ये 4 दिन का फेस्टिवल सेलिब्रेट करती है। समाखा सराखा ट्राइबल फेस्टिवल ये बेसिकली एक मदर डॉटर डीओ के वेलॉर से जुड़ा हुआ एक फेस्टिवल भी है। समाखा मदर थी और सरालम्मा, जिसको सराखा भी कहा जाता है, सरालम्मा वो डॉटर थी। दोनों यहाँ पर लोकल रूलर्स के जो मनमाने तरीके से रूल चल रहे थे, मनमाने टैक्सेस लादे जा रहे थे, उसके खिलाफ लड़ाई लड़ती हैं। तो उसी में लड़ाई में शहादत एंड ऑल दैट थिंग, फोकलोर्स बहुत सारी हैं। तो इनके वेलॉर से रिलेटेड जो फेस्टिविटीज है उसको यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है, साथ में ट्राइबल वेलॉर को भी सेलिब्रेट किया जाता है। सो हियर वी कम, ओडिशा नहीं, इट्स अबाउट द तेलंगाना. देन हियर वी कम दैट करेक्ट कोड, सो ओनली सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट, बी इज अवर आंसर. आई मूव टू, वी कम टू the following, which of the following received Nobel Peace Prize 2023? मेरा ख्याल है ये क्वेश्चन आप सभी को आता होगा. The options being Nargis Mohammadi ma'am, then it come Alice Bial Stixi, Center for Civil Liberties, then none of the above. And undoubtedly the Iranian lady, the Iranian activist Nargis Mohammadi ma'am को इस बार का नोबेल पीस प्राइज दिया गया है. तो जो ईरान के अंदर
स्टेट की बर्बरता के खिलाफ जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं और विमेन कॉजेस को लेकर जो वहां पर प्रोटेस्ट चल रहे हैं, मॉरल पुलिसिंग हो, हिजाब इशू हो, तो उन सब के लिए जो वुमेन के सपोर्ट में और स्टेट ऑपरेशन के खिलाफ प्रोटेस्ट चल रहे हैं, उसमें अपनी आवाज उठाने के लिए नरगिस मोहम्मदी मैम को इस बार का नोबेल पीस प्राइज दिया गया है। इंटरेस्टिंगली ईरान से जो नोबेल पीस प्राइज पाने वाली ये सेकंड महिला हैं। 2003 में शीरी इबादी मैम को भी ये नोबेल पीस प्राइज दिया जा चुका है। वो भी इसी तरह के स्टेट ऑपरेशन के खिलाफ बात करती थी, वहां पे जज भी थी। तो पीपल्स फ्रीडम, स्टेट ऑपरेशन, इन सब रिलेटेड इश्यूज में ह्यूमन राइट्स को एस्टैब्लिश करने के लिए ये दोनों ही लेडी काम करती हैं, ईरान से रिलेटेड है। सो ए इज अवर आंसर। Then we come consider the following statement regarding state of global internet freedom in 2023 report. So does it published by, the statement goes, the report is published by World Economic Forum. क्या WEF इसको पब्लिश करता है? दूसरा, इंडिया रैंक 60 out of 70 countries, and third, China is at the bottom of the index. और इस सब में हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट तलाश करनी है। क्या लगता है कि तीसरे चाइना बॉटम पे होगा, या क्योंकि इंडिया में हम देख रहे हैं कि बहुत सारे इंटरनेट शटडाउन्स हैं। वी आर हैविंग जम्मू एंड कश्मीर जहां पर 550 दिन से ज्यादा का इंटरनेट शटडाउन पीछे कुछ सालों में देखा गया है। तो क्या इंडिया होगा या चाइना? तो कम से कम गनीमत इतनी कि हम कम से कम बॉटम पे तो नहीं है। सो यस, चाइना इज देयर एट द बॉटम, एंड देन कम्स टू ओके थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो इट विल नॉट बी देयर। देन हियर वी कम कि भाई ये पब्लिश कौन करता है, और दूसरा इंडिया का रैंक क्या है। तो यहां पर ये एस्टैब्लिश कर लेंगे कि 60th रैंक नहीं है, 70 में से 50th रैंक पर हम लोग हैं। जस्ट अ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। एंड देन कम्स क्या वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ये पब्लिश करता है। आई वुड रिक्वेस्ट यू कि WEF, और ये आपके लिए होमवर्क भी है आज का, WEF जितनी भी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स पब्लिश करते हैं उनकी एक लिस्ट बना लीजिए। बहुत लंबी लिस्ट नहीं बनेगी, वो 4 से 5 टॉपिक में आप समराइज कर सकते हैं अपने सिलेबस पर्पस के लिए। और जब आप वो लिस्ट बनाएंगे तो आप देखेंगे ये रिपोर्ट WEF पब्लिश नहीं करता है। रादर यूएस के वॉशिंगटन DC में एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, एक NGO है, फ्रीडम हाउस। सो दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन फ्रीडम हाउस ये रिपोर्ट पब्लिश करता है इन द नेम ऑफ स्टेट ऑफ ग्लोबल इंटरनेट फ्रीडम, जो कि इस बार का 2023 का संस्करण ये आया है। Now here we come that the incorrect statement, so answer will be obviously A, and that comes with the कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पब्लिश नहीं करता है, और इंडिया का रैंक 70 नहीं, 70 में 60 नहीं, 50वां रैंक है, और चाइना इज एट द बॉटम, सो इट इज अ करेक्ट ऑप्शन। देन वी मूव टू लोहांग लेक recently remained in the news located in which of the following state। तो इसके बारे में जरूर आप पढ़ लें जब भी आप प्री के लिए जा रहे हो। सो डायरेक्ट हम आंसर याद करेंगे कि जो लोनाक लेक है बेसिकली एक ग्लेशियर लेक है, 17,000 फीट की ऊंचाई पर है, और ये सिक्किम राज्य के अंदर लोकेटेड है। सो नॉट उत्तराखंड, हिमाचल और अरुणाचल प्रदेश। सो रिसेंटली देखिए इसके चर्चा में होने की वजह भी ये है कि ये जो एक ग्लेशियर लेक है, तो साउथ लोनाक लेक के अंदर भारी प्रेसिपिटेशन, बहुत ज्यादा बारिश हुई तो रप्चर आ गए वहां पर। तो यहां से काफी सारा पानी डाउन स्ट्रीमिंग हुआ, जिससे तीस्ता रिवर में फ्लड कॉज हो गए, जिससे काफी डिस्ट्रक्शन कॉज हुआ है। तो इस वजह से ये लेक चर्चा में रही है। आई रिपीट, लोनाक लेक लोकेटेड इन सिक्किम 17,000 फीट की ऊंचाई पर, और ये ग्लेशियर लेक है। डी इज अवर आंसर। देन वी कम अबाउट द नोबेल प्राइज अगेन। So consider the following statement: Nobel Prize in Literature for 2022, पिछली बार का पूछ रहे हैं, was awarded to John Fosse, and then Nobel Prize in Literature for 2023 was given to Annie Arnox. So देखिए पहली दो स्टेटमेंट देख लेते हैं। अच्छा, हमें इनकरेक्ट ढूंढनी है, तो मजेदार ये है कि पहले दोनों तो हमारे आंसर में शामिल होंगे ही होंगे। अच्छा, थर्ड भी एक बार देख लेते हैं। नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री 2023 वाज गिवन टू इंडिविजुअल्स फॉर ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरी इन क्वांटम डॉट्स। तो क्वांटम डॉट्स के अंदर कुछ ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरी के लिए दिया गया है केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज 2023 का। नाउ वी कम टू द आंसर। देखिए तीसरा तो करेक्ट है, तो ये हमारे आंसर में शामिल होगा नहीं। हाँ, पहला और दूसरा गलत हो गया। सो अगर पहले आंसर की बात करें, इनकरेक्ट स्टेटमेंट 1 and 2 होगा ना। गलत कैसे हुआ, बस आपने क्रिस क्रॉस करना है। सो
2023 का जो नोबेल प्राइज इन लिटरेचर है, मतलब वैसे तो सारे ही प्राइजेस सेलिब्रेटेड होते हैं, बट फिर भी नोबेल पीस प्राइज और लिटरेचर जो है इसको बहुत ज्यादा सोसाइटीज में सेलिब्रेट किया जाता है। तो जॉन फॉसे आप जरूर याद रखें, ये बेसिकली नॉर्वेजियन राइटर हैं और यूरोपियन स्टाइल से इनका जो राइटिंग स्टाइल है वो भी काफी डिफरेंट है। और नॉर्वेजियन राइटर होने के साथ साथ जो इनकी खूबी है वो ये है कि इनोसेंट प्लेज लिखते हैं और अपने प्लेस के, अपने ड्रामा के माध्यम से जो वॉइसलेस लोग हैं उनको आवाज देते हैं। इनके राइटिंग स्टाइल को फॉसे मिनिमलाइजेशन भी कहा जाता है। सो बस याद रखें, नॉर्वेजियन जो ड्रामेटिस्ट हैं, नॉवेलिस्ट हैं, जॉन फॉसे, उनको 2023 का नोबेल लिटरेचर प्राइज दिया गया है। और जस्ट इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं, लेकिन पिछले साल का याद कर लें, एनी अर्नॉक्स को मिला था 2022 के लिए। एंड व्हेन वी कम टू द नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री, सो ग्राउंड ब्रेकिंग जो इनकी रिसर्च है उसके लिए तो दिया ही गया है। और अगर आपको नाम याद करने हैं, सो इट कम्स टू मोंगी जी, MOUNGI, मोंगी जी बवेंडी, just to spell correctly, and then it comes to Louis E. Bruce, and the third person is there, Alexei Ekimov, देखिए, जब आप प्री की तैयारी कर रहे हो तो आपको सारे नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, आप इनके कुछ एक दो नामों से भी, एक सरनेम या अदर नेम से भी इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं फॉर प्री पर्पसेस। सो इन 3 लोगों को केमिस्ट्री में क्वांटम डॉट्स को ही कनेक्ट करने के पाथ ब्रेकिंग स्टडी के लिए ये प्राइज दिया गया है। आवर आंसर फॉर इनकरेक्ट स्टेटमेंट 1 and 2 is our answer. Third one is correct one. Then comes the last question. Which of the following countries touches South China Sea? And here we come. Vietnam, Brunei बोल देते हैं उसको, Malaysia, Singapore. And if we talk about the answer D, all of the above is the correct answer. देखिए, इसके लिए आपको थोड़ा एटलस पे जाएं, मैप के ऊपर जाएं और फिर वहां से आप इसको लोकेट कर लें। जैसे अभी फिलहाल इजराइल वगैरह का भी काफी इशू है, तो उस पर भी आप मैप की लोकेशन चेक कर लें कि सी के पास कौन सी कंट्रीज पड़ रही है। फिलहाल की बात करें तो अगर हम साउथ चाइना सी, लाइक जस्ट इमेजिनरी ड्राइंग, ओके, तो अगर हम थोड़ा सा ऐसे देख लें कि नॉर्थ में, साउथ में, ईस्ट में और ईस्ट दिस साइड और वेस्ट में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं, सो इससे थोड़ा अंदाजा हमें हो जाएगा। सो वी ड्रॉ द मैप। व्हेन वी कम टू नॉर्थ साइड, तो नॉर्थ के अंदर अगर हम देखेंगे तो चाइना और ताइवान जैसी कंट्री पड़ती हैं, ताइवान, रिपब्लिक ऑफ चाइना। सो हियर वी कम के क्योंकि इसके नॉर्थ में चाइना पड़ता है, तभी हम बात करते हैं कि इसके लिए वर्ड यूज किया जाता है साउथ चाइना सी, कि चाइना के साउथ में जो सी है फिर हम उसको साउथ चाइना सी कहेंगे, चाइना का ये दावा है। देन वी कम टू वेस्टर्न साइड, तो यहाँ पर आपको VTMS इस तरह के मुल्क मिल जाएंगे, वियतनाम है, थाईलैंड है, मलेशिया है, सिंगापुर है। सो ये आपको इसकी वेस्टर्न साइड देखने को मिलेंगे। देन इंडोनेशिया एंड ब्रूनेई आपको मिलेंगे इसके साउदर्न साइड पे। एंड देन वी कम टू द फिलीपाइंस। सो जो फिलिपाइन एरिया है वो बेसिकली आपको इसके ईस्ट में देखने को मिलेगा। सो इस तरह का मैप इज जस्ट अ जनरल ड्राइंग, आप इसको थोड़ा एटलस में जाके मैप के आधार पर लोकेट करें और एक सीक्वेंसिंग बनाने, अगेन नॉर्थ, वेस्ट, साउथ, ईस्ट का एक सर्कुलर मोशन के अंदर, या जो हम कहते हैं कि दिशाओं के साथ ज्योग्राफिकल रिलेशन को याद रखना, वो ज्यादा बेहतर टेक्निक होगी ऐसे क्वेश्चंस को याद करने की। ना सिर्फ इसके बारे में, और भी जो कहीं पर कोई एरिया कंफ्लिक्ट जोन की वजह से अगर प्रोमिनेंस में है, करंट अफेयर में है, तो उसको भी मैप के जरिए जरूर याद रखें कि कौन सा सी, कौन सी इंपॉर्टेंट कंट्रीज और कौन सी कंट्रीज वहां पे बॉर्डर शेयर कर रही हैं। सो दीज आर द 10 क्वेश्चंस ऑफ टुडे, दैट विल बी ऑल फॉर टुडे, एंड थैंक यू सो मच। Thank you so much, Chetan Bharat Learning, for your support. The faculty is they're really experienced, Chetan sir and all the other faculties. I had a very good experience with CBL team. The mock interview was very helpful. Thank you, CBL. Thank you so much, CBL. That's our experience. Thank you. Come to CBL for your HCS preparation. They have helped me through prelims, mains, and now interview.